मिड कैप मंत्र में फोकस रहेगा आज मिड कैप इंडेक्स के ट्रेड्स पर। इस समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निफ्टी बैंक में क्या करें, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश काबा है, अश्विनी गुजराल को भी जोड़ेंगे, वरुण से जानेंगे मिड कैप शेयरों की स्थिति और ऑफ कोर्स कुछ नंबर्स जो बाजार इंतजार कर रहा है उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन मार्केट की चाल आपको बता दें, 10,820 के आसपास 34 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक की ज्यादा धुलाई चल रही है। 171 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। ठीक एक्सपायरी से पहले फिर दबाव में इंडेक्स आता हुआ। सेंसेक्स पर आज प्रेशर देखा गया, हालांकि मिड कैप स्टॉक्स संभले हुए हैं। 57 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अब 60 पॉइंट ऊपर फिलहाल ये इंडेक्स। रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में आज ट्रेड तेजी का बना हुआ है। कैबिनेट की बैठक से पहले फर्टिलाइजर शेयरों में भी हमने देखा आज कुछ जोश देखने को मिल रहा है। इस बीच एनटीपीसी और एसजेवीएन दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए यहां पर खबर आ रही है कि इनकी डील पर जल्द से जल्द फैसला लेता हुआ सरकार दिखाई देगी। ये सरकारी सूत्रों के हवाले से अपडेट आया है। ऊर्जा मंत्रालय को पीएमओ की मंजूरी का इंतजार है। ये डील लगभग डन है। एसजेवीएन को एनटीपीसी में मर्ज करने की बात चल रही थी। स्टॉक देखिए आप, दोनों ही कंपनीज के तेजी में है। लेकिन इस समय का ट्रेड क्या बनता है उस पर बात करते हैं। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। बताइए इंडेक्स पर ट्रेड क्या लिया जाए? गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, बेसिकली देखा जाए तो ट्रेंड ओके ही है, लेकिन क्योंकि एक एफएनओ एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, इसलिए जो स्लगिशनेस माहौल नज़र आ रहा है। लार्जर ट्रेंड के हिसाब से 10,790, 10,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अप मूव ऑन है एक दो दिन देखे तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्लियरिटी ट्रेड है नहीं निफ्टी में, ना ही बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। अगर किसी को लेना भी है तो बहुत ही टाइट स्टॉप करीब आज के लो का होगा। ऑन द अपसाइड टारगेट के 10,850, खास नहीं। ओके, ये फिलहाल आप कह रहे हैं इंडेक्स में ट्रेड थोड़ा सा ठंडा फीका रह सकता है। अच्छा, अब फिर स्टॉक्स क्या चुने हैं आपने? एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। मुझे लॉन्ग जो ट्रेड लग रहा है, फार्मा क्षेत्र में काफ़ी हरकत नजर आ रही है। ग्लेनमार्क में एक अपमूव मिल सकता है। इसका जो टारगेट है 670 से 675, ये एक जोन से वहाँ तक जरूर चला जाएगा ग्लेनमार्क फार्मा। स्टॉक जो स्टॉप होना चाहिए 652 का। स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है BHEL। यहाँ पर थोड़ी गिरावट है और लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट ऑन द डाउन साइड 67 के होंगे, स्टॉप होगा 71। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट। एक शॉर्ट में भेल आ गया है 67 के टारगेट के साथ, और लॉन्ग में ग्लेनमार्क में आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से डेवलपमेंट आ रही है कि छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। आज जीएसटी की काउंसिल में इसी पर सबसे ज्यादा विचार हुआ है। वो डिटेल्स इनफैक्ट हम लेंगे आलोक प्रियदर्शी से। लेकिन फटाफट क्या मिड कैप में एक्शन कहाँ है वो जान लेते हैं। वरुण बने हुए हमारे साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भले निफ्टी सेंसेक्स में आपको दबाव देखने मिलेगा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। करीब 60-63 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ देखने मिल रही है। और शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स के साथ जहां अच्छे खासे गेंस देके जा रहे हैं। उसमें देखिए L&T इन्फोटेक जैसे काउंटर है जहां बेहतरीन तेजी है 3% के आसपास। ICICI प्रू, आपको याद होगा कल भी इस काउंटर में तेजी थी, आज भी करीब 3-3.5% के आसपास के गेंस है। साउथ इंडियन बैंक और लिंडे जैसे काउंटर्स में आज अच्छे खासे गेंस है, 3 से 10% के आसपास की तेजी यहाँ देखने मिल रही है। वहीं देखिए, खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में, उसमें हुडको है, डेल्टा कॉप है। डेल्टा कॉप तो इनफैक्ट नतीजों के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होती हुई करीब 2.5% के आसपास की तेजी। खबरों के चलते हुडको में करीब 3% के आसपास के गेंस है। वहीं दो सेक्टर आज फोकस में है। एक तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स, वहाँ अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर, GNFC जैसे काउंटर में करीब 2.5% के आसपास के गेंस है। और देखिए, पूरा ही पूरा जो कंजम्पशन स्पेस है ना कहीं वहाँ खरीदारी देखने मिल रही है। बजाज कॉप 3.5% की तेजी, अमारा राजा, एस्ट्रल, पॉली, पिडिलाइट जैसे काउंटर्स में देखिए खरीदारी देखी जा रही है। तो कुछ हद तक कंजम्पशन स्टॉक जो है वहाँ खरीदारी देखने मिल रही है। लेकिन जिन स्टॉक्स में अच्छे खासे दबाव के साथ आज कारोबार हो रहा है उसमें वी मार्ट रिटेल जैसे काउंटर है जहाँ करीब 3.5% के आसपास की गिरावट है। वही बायोकॉन, माइंडट्री, टाटा इन्वेस्टमेंट्स, तो ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन खासकर कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स जो है वहाँ कुछ हद तक आज खरीदारी देखी जा रही है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो सुबह से ही बस कर रहे हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है फर्टिलाइजर पूरे पैक में। इनफैक्ट एक स्टॉक ट्रेड में एक्टिव होने लगा है, प्रकाश के रेडार पर भी आया है, वो है इंजीनियर्स इंडिया। इस पर एक टेक चेक लेंगे, फिर जीएसटी काउंसिल की ओर से जो सूत्रों के हवाले से अपडेट्स आ रहे हैं उस पर चलेंगे। प्रकाश, 127 पर क्या नई तेजी पकड़ेगा ये काउंटर? ऐसा लग रहा है क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत हुआ और एक अपमूव आज शुरू हुआ है। स्टॉप होगा करीब 125 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 130 के। इंजीनियर्स इंडिया में एक बाय बनता है। EIL में एक बाय और 130 आज के आज ही, राइट? जी।
ठीक है, तो इस समय ले लीजिए ये काउंटर 130 के टारगेट के लिए पोजीशन ले सकते हैं। देखिए बात करते करते अब लगभग 2% ऊपर ये कर रहा है स्टॉक ट्रेड। 125 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। लेकिन नजरें हैं जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जो चल रही है और सूत्रों के हवाले से हमें यह अपडेट मिल रहा है कि बैठक में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कॉम्पोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं जो इस पूरी बैठक पर नजरें बनाए हुए हैं। छोटे व्यापारियों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने की जो खबर है, इसको कैसे पढ़ा जाए, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो कंपोजिशन स्कीम का दायरा अभी 1 करोड़ था कि 1 करोड़ के टर्नओवर वाले जितने भी कारोबारी थे वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते थे। अब 1.5 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे, जो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक से निकल के खबर सामने आ रही है। इसके अलावा छोटे कारोबारियों जो कंपोजिशन स्कीम के तहत काम कर रहे हैं उनको अब साल भर में एक ही रिटर्न जमा करना पड़ेगा, यानी कि जो हर तिमाही में रिटर्न भरना पड़ता था उससे अब छूट मिल गई है। साल में एक बार उन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा, हालांकि उन्हें टैक्स हर तिमाही जमा करना पड़ेगा। तो ये 2 बड़ी राहतें हैं। और एक और बड़ी राहत यहाँ पर सामने आती हुई दिख रही है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अभी 20 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अब जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि उसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है, यानी कि 40 लाख तक अगर सालाना टर्नओवर है किसी कारोबारी को तो उसको जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि इसको 75 लाख किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि ये इसका टर्नओवर का जो लिमिट है इतना ज़्यादा ना बढ़े, इससे बहुत सारे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ेगा। और यही जीएसटी के अंदर फिलहाल यही सहमति बनती हुई कि इसको फिलहाल जो है 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए की है, क्योंकि जो शिव प्रताप शुक्ला वाली जीओएम है उसने तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अभी थोड़ी ही कम राहत यहाँ थ्रेशोल्ड के मोर्चे पर देखने को मिल रही है। तो ये 2-3 चीज़ें एमएसएमई के हित में, एमएसएमई के फेवर में सामने आती हुई दिख रही हैं। आने वाले जो बैठक और लंबी खींचेगी तो उसके बाद फिर जो रेट्स हैं, जो खास तौर से नज़र बनी हुई है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स को लेकर जो जीएसटी का रेट है उसमें कितनी कटौती की जाती है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि रेट्स जो हैं वो सबसे बैठक के आखिर में ही डिस्कस होते हैं। लेकिन अब तक जो अपडेट्स आए हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम को लेकर, और ऑफ कोर्स अगर आप 40 लाख तक का टर्नओवर कमा रहे हैं तभी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले ये जो लिमिट थी वो 20 लाख टर्नओवर वाले लोगों के लिए थी, तो एक बहुत बड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आलोक, इसमें आपको नहीं लगता है किसी तरह का रेवेन्यू लॉस होगा? 75 लाख वाले टर्नओवर पर ये माना गया है कि रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर दायरे को बढ़ाने के बाद क्या रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, या फिर वो उसकी भरपाई हो जाएगी जो दूसरे एवेन्यू सरकार ढूंढ रही है रेवेन्यू के लिए? देखिए, 2 वजह हैं। एक तो सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिले। जो अगर 20 लाख के टर्नओवर को बढ़ाकर 40 लाख किया गया है तो हो सकता है जो रेवेन्यू का असेसमेंट है बहुत कम इम्पैक्ट पड़ रहा होगा रेवेन्यू पर, और उसके मुकाबले में जो सेक्टर है, सेक्टर को ज़्यादा ग्रोथ मिलती हुई दिख रही होगी। इसी वजह से यहाँ जीएसटी काउंसिल में इस बात की सहमति बनी हुई है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल भी नहीं चाहती कि रेवेन्यू का ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि अभी भी राज्यों का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हालांकि उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये बड़ी चिंता जीएसटी काउंसिल में बनी हुई है। तो इसलिए रेवेन्यू इम्पैक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कोई कह सकते हैं कि लचीलापन नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन 40 लाख के टर्नओवर में हो सकता है कि बहुत कम ही इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, और मुश्किल से बहुत ज़्यादा कारोबारी इस जीएसटी के दायरे से नहीं जाएंगे। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी कि 40 लाख तक बहुत सारे कारोबारी होंगे जो इस दायरे से नीचे चले जाएंगे और जीएसटी की तरह से कहें जो परेशानियां थी उससे दूर हो जाएंगे। तो ये सरकार की कोशिश कि जीएसटी जो छोटे कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको राहत देने के लिए चुनाव से पहले। तो एमएसएमई सेक्टर को राहत देने की पूरी तैयारी। रेवेन्यू लॉस होगा तो उसकी भरपाई दूसरे तरफ से कर ली जाएगी। साथ ही साथ जैसे आलोक कह रहे थे कि बैठक के अंत में रेट्स डिस्कस होते हैं, और आज सभी की नजरें ऑफ कोर्स वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर रेट घटता है या नहीं उस पर रहेगी। बाजार ने उम्मीद तो काफी लगा रखी है। शुक्रिया आलोक, आगे आपसे और अपडेट्स लेंगे। बैठक पर आपकी नजरें बनी हुई हैं। वरुण हमारे साथ इस समय हैं और उनसे जानते हैं बंधन बैंक से क्या उम्मीद करें, क्योंकि याद रखिए आज बंधन बैंक के नंबर्स आने वाले हैं।
काफी टूटने के बाद गृह फाइनेंस के साथ वो विलय की खबर पर स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करने में कामयाब रहा है। ये रिकवरी क्या जारी रहेगी? नंबर्स में कुछ अच्छा दिखेगा वरुण? देखिए क्वार्टर क्वार्टर तो नंबर्स ठंडे रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो एनआईआई है और जो मुनाफा है वो एकदम ही फ्लैट रहेगा। मुनाफा जो है 488 करोड़ के आसपास आ सकता है। पिछले साल भी पिछले क्वार्टर में भी इसी लेवल के आसपास था, लेकिन साल दर साल आपको नंबर्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, खासकर लोन ग्रोथ। पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था। लोन ग्रोथ जो थी इस कंपनी की उसमें करीब 51% के आसपास का उछाल आया था। माना जा रहा है कि ये रन रेट इस बार भी ये कंपनी मेंटेन करेगी, तो लोन ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है पिछले बार करीब 10.3% के आसपास थे, इस बार माना जा रहा है कि 10% का जो लिमिट है एटलीस्ट उसको कंपनी मेंटेन करेगी। 10% के आसपास ये आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ग्रॉस एनपीए जो है 1.29% के आसपास थे, इस बार माना जा रहा है कि वहाँ शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट फिगर्स, एक तो लोन ग्रोथ और दूसरा जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है, अगर वहाँ सुधार होता है तो इसको शेयर बाजार बहुत अच्छा मान के चलेगा। इसके अलावा अगर कोई कमेंट्री निकल के आती है तो वो देखना होगा। ओके, तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। स्टॉक पे देखिए इतने टूटने के बाद एक रिकवरी आई है। इनफैक्ट एक हफ्ते का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते तो अंदाजा लगेगा कि कितना फिसला है काउंटर। फिलहाल लगभग 1% की तेजी इसमें बनी हुई है। प्रकाश ये बताइए, पिछले 7 दिनों में 17% इसने गंवाए हैं। 562 से स्टॉक अब 459 पर आकर खड़ा है। हैज इट बॉटम्ड आउट? जो पूरी स्थिति देखने को मिली थी क्या वो हो चुकी है पूरी? देखिए स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ऐसी जगह पर है, यहाँ से बाउंस काफ़ी हद तक सस्टेन कर सकता है। इतना स्ट्रेच हो गया है डाउन साइड कि जगह बहुत बढ़िया है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा करीब 445 के नीचे, दैट्स इट। और एक अपमूव मिल सकता है। अगर अपमूव मिलता है तो कहाँ तक जाएगा? कम से कम 40 रुपये का अपमूव मिल सकता है, 500 की तरफ जा सकता है। लेकिन जो बेस्ट जगह खरीदने की होती है 475 के बाद। लेकिन कोई अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहीं पर ले लीजिए और स्टॉप लगाइए आज के लो का, बहुत अच्छा बाउंस मिल सकता है। ओके, तो एक बाउंस की तैयारी करता हूँ और नंबर्स अच्छा है तो और भी भागेगा। अच्छा, एक और स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू का। प्रकाश आपको याद होगा कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। आज वॉल्यूम एक्शन है, स्टॉक 4% ऊपर 349 पर। पहला टारगेट 338 था, दूसरा आई थिंक 350 का या 350 या 360 था। अब आप चार्ट पर बताइए कल और आज के जो मूव्स देखने को मिले हैं, यहाँ से आगे कहाँ जाएगा? बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। ये मोमेंटम पुल आगे ले जा सकता है। पहला पड़ाव 355 का रहेगा, फिर 360 भी होगा। स्टॉप कहाँ लगाएं? स्टॉप लगाने की बहुत अच्छी जगह है 342। अगर किसी को अब भी लेना है तो सिर्फ 342 का स्टॉप लगाएं और पुल मिल सकता है यहाँ पर। ओके, तेजी वाला खिलाड़ी है। देखिए 4% ऊपर 351 के लेवल्स आ चुके हैं। लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद अश्विनी गुजराल को जोड़ेंगे। कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा होगी। ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक पर भी हमारी नजरें बनी हुई है जो लगातार फिसल रहा है।